रीज्वाइन कर लो। मैं गलती से मेरा कैंसिल बटन दब गया है। मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन कर लिया था। खैर, ओके। सो ऐप पे रीज्वाइन करो। सब लोग वापस से ऐप पे आओ। कौन था? अमन, तुम एक बार ऐप पे वापस ज्वाइन करो। नहीं ना, हो गया। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन करो वापस से, अगर नहीं जो भी ऑनलाइन है। ठीक है, तुम रहो वहां पर, क्योंकि एक तो भी रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं होता है सेशन। ओके, कोई एक तो भी वहां पर रहना चाहिए। तो ऑप्शन नहीं आ रहा वहाँ पे ज्वाइन क्लासेस। आना चाहिए। रिफ्रेश करो या रीस्टार्ट करो ऐप। ऐप को रीस्टार्ट करो, क्योंकि अमान अभी ज्वाइन हुआ है। वीक में 7 डेज कितने दिन रहेंगे सर? हाँ, मतलब अर्ली मॉर्निंग ही रहेंगी, सैटरडे या संडे छुट्टी रहेंगी। 6 डेज, हाँ। हर संडे को छुट्टी रहेंगी। और मतलब अगर कोई अर्जेंट नहीं है, अनलेस अगर मैं पूरी तरह फ्री रहा या मेरे को टाइम रहा, तो उस केस में मैं ले लूंगा क्लास। ठीक है, वो मैं ग्रुप पे ही, व्हाट्सएप चैट के ग्रुप पे बताऊंगा। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है सैटरडे भी छुट्टी हो सकती है कभी कभी, अगर मेरे को कहीं बाहर वगैरह जाना पड़े। और कभी कभी अगर नहीं हुआ तो सैटरडे संडे थोड़ा सा 50-50 है। सैटरडे तो इंशाल्लाह होंगी 70-80%, लेकिन संडे को तो नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। तुम लोग लेकिन आ सकते हो, मैं यहीं पर रहता हूँ, यहाँ पर आके सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे नेट है, सब है, सभी फैसिलिटी है। इवन अभी मैं को ट्राई कर रहा हूँ मैं एक दो कंप्यूटर लाने का यहाँ पे, बट अभी तो कुछ प्लान नहीं हुआ। टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको। ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। चलो, अभी आज थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, बोलो। हाँ हाँ बोलो। हो ही रहा है। थोड़ा दूर आता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। वॉइस वॉइस इको। ठीक है। इको क्यों हो रही है मेरी वॉइस? हेलो, अभी भी हो रही है? हेलो, हेलो। नहीं हो रही ना अभी इको? मेरा माइक्रोफोन गलत हो गया था फिर, डिफॉल्ट ही सेलेक्ट किया। तो आज थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग यहाँ से चालू करेंगे आज। मैं जनरली ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट कोर्स करते हैं हम लोग। हार्वर्ड बोले तो सबसे दुनिया की सबसे टॉप टॉप फर्स्ट सेकंड यूनिवर्सिटी आती है, एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाद। वहां से हम लोग कंप्यूटर साइंस, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस बोल के एक कोर्स है, वहां से हम लोग ये कोर्स करते हैं। हम लोग वहां से ये कोर्स करते हैं। तो इसमें हम लोग पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे इसमें हम लोग। ठीक है।
ये ऑनलाइन आवाज आ रही है कि वीडियो की आवाज आ रही है? ये स्क्रैच बोल के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेसिक सिखाती है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम। All right, this is CS50, Harvard University's Introduction to the Intellectual Enterprises of Computer Science and the Art of Programming, back here on campus in beautiful Sanders Theater for the first time in quite a while. So welcome to the class. My name is David May. So my name is David Malin, and I took this class myself some time ago, but almost didn't. It was sophomore fall, and I was sitting in on the class, and I was a little curious, but didn't really feel like the field for me. I was definitely a computer person, but computer science felt like something altogether, and I only got up the nerve to take the class ultimately because the professor at the time, Brian Kernahan, allowed me to take the class pass-fail initially, and that is what made all the difference. I quickly found that computer science is not just about programming and working in isolation on your computer. It's really about problem solving more generally. And there was something about homework, frankly, that was like actually fun for perhaps the first time in 19 years. And there was something about this ability that I discovered along with all of my classmates to actually create something and bring a computer to life, to solve a problem and sort of bring to bear something that I've been using every day but didn't really know how to harness, that's been gratifying ever since. And definitely challenging and frustrating. Like to this day, all these years later, you're gonna run up against mistakes, otherwise known as bugs in programming, that just drive you nuts and you feel like you've hit a wall. But the trick really is to give it enough time, to take a step back, take a break when you need to, and there's nothing better, I dare say, than that sense of gratification and pride, really, when you get something to work and in a class like this, present ultimately at term's end, something like your very own final project. Now, this isn't to say that I took to it 100%. तो ये बात सही है कि जब तुम यहाँ पर क्लासेस लोगे तो बिल्कुल तुमको मिस्टेक्स करनी पड़ेंगी, तभी तुम सीखोगे, ऐसा सीखने को नहीं मिलने वाला है। और दूसरी चीज है कि जब तुम प्रोग्रामिंग करते हो तो बग्स आते हैं बोले तो कभी तुम कुछ चीज छोड़ देते हो, कभी कोई चीज तुम सही से लिखते हो, तो ये चलने वाला है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, पहले तो इसको टाइम देना पड़ेगा, तुमको टाइम बहुत देना पड़ेगा, इसको टाइम देना बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग में। पहले तो टाइम देना पड़ेगा, दूसरी चीज है उसको वापस से किसी की हेल्प ले लेके करना पड़ेगा तुम लोग को, और जितना ग्रुप वगैरह में बैठोगे उतना अच्छा है। And perfectly. In fact, just this past week, I looked in my old CS50 binder, which I still have from some 25 years ago, and took a photo of what was apparently the very first program that I wrote and submitted and quickly received -2 points on. But this is a program that we'll soon see in the coming days that does something quite simply like print hello CS50, in this case, to the screen. And to be fair, I technically hadn't really followed the directions, which is why I lost those couple of points. But if you just look at this, especially if you've never programmed before, you might have heard about programming languages, but you've never typed something like this out, undoubtedly it's going to look cryptic. But unlike human languages, frankly, which were a lot more sophisticated, a lot more vocabulary, a lot more grammatical rules, programming, once you start to wrap your mind around what it is and how it works and what these various languages are, it's so easy, you'll see, after a few months of a class like this, to start teaching yourself subsequently other languages as they may come in the coming years as well. प्रोग्रामिंग कैसा है, एक लैंग्वेज तुम सीख जाते हो तो दूसरी लैंग्वेज भी सेम ही रहती है। जैसा कि अगर तुमने सी लैंग्वेज सीखा हुआ है या किसी को सी लैंग्वेज पता है, उसमें भी इफ कंडीशंस है, उसमें इफ कंडीशंस है, जावास्क्रिप्ट में भी इफ कंडीशन है, पाइथन में भी इफ कंडीशंस है, डॉटनेट में भी इफ कंडीशंस है, जावा में भी इफ कंडीशन है। सी में तुमने सीखे होंगे फॉर लूप लिखना, व्हाइल लूप लिखना, सब जगह सेम ही है, सब जगह सेम है, सब जगह सेम है। इवन लिखने का तरीका भी
80% सेम है, खाली थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज होता है। सिंटैक्स चेंज होता है, कहीं पे करली ब्रैकेट दिए वाला है, पाइथन में करली ब्रैकेट नहीं रहता है, पाइथन में इंडेंटेशंस रहते हैं, जावा में करली ब्रैकेट रहता है, या जावा स्क्रिप्ट में अपने भी करली ब्रैकेट रहता है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, बट तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमको रिएक्ट सीखो तुम या जावा स्क्रिप्ट सीखो। प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर साइंस के लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मोटिव। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सीख के मतलब नहीं है ज्यादा। प्रॉब्लम सॉल्व, अभी मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा तो मेरे को कैसे सॉल्व करने का, मेरे को ये एरर आ रहा है तो मैं ये कैसा सॉल्व करूंगा, मेरे को ये लाइफ पे प्रॉब्लम है, या फिर मेरे को ये मतलब मेरे को ये बनाना है, ये बनाना है, एक पेज बनाना है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम को तुम कैसे सॉल्व करते, ये पूरा पूरा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तुमको डेवलप करनी पड़ेंगी। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक रात में या 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में नहीं आती है, इसको टाइम लगता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को ये पहले से करना पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स बोले तो अल्गोरिदम्स वगैरह सॉल्व करना, अल्गोरिदम्स बोले तो बहुत सारे अल्गोरिदम्स है यहाँ पर जो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे अल्गोरिदम्स रहते हैं। अभी तुमको अगर बड़े बड़े इंटरव्यूज वगैरह क्रैक करना है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, वहां पे तुम लोगों को पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखते हो। वो ये नहीं देखते कि तुमको रिएक्ट आता, कि जावा स्क्रिप्ट आता, या डॉटनेट आता, या जावा आता। वो तो बोलते कोई भी लैंग्वेज रहने दो, तुमको कोई भी लैंग्वेज में मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बता। तो जब ये प्रॉब्लम, जैसा कि बहुत सारे प्रॉब्लम है, चेस का प्रॉब्लम है, बाइनरी ट्री का प्रॉब्लम है, सर्च एल्गोरिदम्स का प्रॉब्लम है कि तुम कैसे ढूंढोगे कोई चीजें कैसे ढूंढोगे। हाँ भाईजान, हाँ सर। नहीं नहीं, हो रहा है ना, ट्राई करो वापस से एक बार, नहीं तो गूगल मीट ज्वाइन कर लो ना, गूगल मीट भी चालू है। हाँ, मैंने गूगल मीट का भी लिंक भेजा है। मिला क्या? अभी ठीक है, मैं वापस भेजता हूँ। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो सबसे बेसिक है प्रोग्रामिंग की। So problem solving is the basics of programming language। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूरी नहीं है। लोग बोलते हैं कि मैं वन स्टैक डेवलपर बनूंगा, या फिर मैं मीन स्टैक डेवलपर बनूंगा। डेवलपर्स की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी जज होती है कि उन्हें कितना ट्रबल शूट करता, उन्हें कितना प्रॉब्लम को सॉल्व करता। प्रॉब्लम को सॉल्व करना बोले तो तुमको कोई डेटाबेस में वैल्यूज इंसर्ट करना, तो तुमको आना चाहिए। वो आना चाहिए बोले तो या तो तुम गूगल करके करो, मतलब सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, सॉल्यूशंस ढूंढने का और उसको सॉल्व करने का। भले ही तुमको पता ना हो, लेकिन तुम सॉल्यूशंस ढूंढ के पता कर सकते हो कि कैसा सॉल्यूशन मिल सकता है इसको। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको ही सब कुछ करना है, तुम लोग बिल्कुल हेल्प। So what ultimately matters in this particular course is not so much where you end up relative to your classmates, but where you end up relative to yourself when you began. And indeed, you begin today, and the only experience that matters ultimately in this class is your own. And so consider where you are today, consider perhaps just how cryptic something like that looked a few seconds ago, and take comfort in हो इंशाल्लाह 4 महीने के बाद कुछ और रहेंगे, जो कि मैंने देखा है कि अभी मेरे क्लास में भी जो बच्चे हैं, जो कि अभी वो, उसको रिजवान को पूछ लो। रिजवान, तू जब स्टार्टिंग में आया था, नहीं तेरे पीछे का, स्टार्टिंग में आया था, क्या था तुमको? हाँ, अब क्या आया देखो, एफ पेज तो खुद ही बना रहे अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग। तो इस तरीके से है कि इसने भी लेट ज्वाइन करा था, फिर भी तुम कहाँ से आए? एक महीने के बाद आया था।
हाँ, HTML से आए थे तुम लोग, HTML से चालू करे थे तुमने। हाँ, तो अभी 2 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह उसने वेब पेजेस बनाना चालू कर दिया है। तो अभी तुम क्या हो वो मायने नहीं रखता है, 4-6 महीने के बाद तुम क्या बनने वाले हो वो मायने रखता है यहाँ पर। Knowing just some months from now, all of that will be within your own grasp. And if you're thinking that, okay, surely the person in front of me, to the left or the right behind me, knows more than me, that's statistically not the case. 2/3 of CS50 students have never taken a CS course before, which is to say you're in very good company throughout this whole term. So then what is computer science? I claim that it's problem solving, and the upside of that is that problem solving is something we sort of do all the time. But a computer science class, learning to program, I think kind of cleans up your thoughts. It helps you learn how to think more methodically, more carefully, more correctly, more precisely. Because honestly, the computer is not going to do what you want unless you are correct and precise and methodical. And so as such, there's these sort of fringe benefits of just learning to think like a computer scientist and a programmer. And it doesn't take all that much to start doing so. This, for instance, is perhaps the simplest picture of computer science, sure, but really problem solving in general. Problems are problem you want to solve, you want to get the solution, aka output, and so something interesting's got to be happening in here when you're trying to get from those inputs. बेसिकली ये सबसे पहला डायग्राम है, अपन इंजीनियरिंग हम लोग ने जब किया था तब भी ये डायग्राम बहुत फेमस था कि कंप्यूटर साइंस क्या है। दिख रहा है ना तुमको? हाँ। तो बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ इनपुट रहता है और तुम्हारे पास कुछ ना कुछ इनपुट रहता है और तुमको कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए रहता है। तुमको कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए रहता है। मतलब इनपुट, अभी जैसे कि सिंपल टर्म्स में बोले, मेरे को कैलकुलेटर में मैं एडिशन कर रहा हूं तो मेरे को क्या होना, 2 नंबर होना। एडिशन करने का तो 2 नंबर होना बराबर। तो 2 नंबर क्या हो जाएंगे, मेरे इनपुट हो जाएंगे। मतलब तुमने क्या दिया, जैसा कि अपन मैथमेटिक्स में करते, x इज इक्वल्स टू 2 दिया, y इज इक्वल्स टू 3 दिया, ये 2 नंबर हो गए बराबर। ये 2 नंबर क्या हो गए कंप्यूटर को, कंप्यूटर बोले तो कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है, जिसको प्रोसेसिंग पावर है वो कंप्यूटर है। कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है बराबर, छोटा सा कंप्यूटर है वो, लेकिन कंप्यूटर ही है, उसको कंप्यूटर ही बोलेंगे। जिसमें सीपीयू रहता है उसको कंप्यूटर बोलेंगे। सीपीयू बोले तो कंट्रोलर, कंट्रोलर बोले तो तुम पीएलसी के तरफ जाते, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो बहुत समझ में आता है उनको, कंट्रोलर्स को। कंट्रोलर्स और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिस्टर्स तुम लोग को समझ में आएंगे, वो देखेंगे अपन। तो अभी यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, इनपुट दे रहा है 2 इनपुट दे रहा हूं, 2 इनपुट दे रहा हूं, और कुछ तो भी बीच में होता, कुछ तो भी बीच में होता है। मतलब वो कैलकुलेटर के अंदर ये 2 और 3 इनपुट जाते और कुछ तो भी वो दोनों 2 और 3 के साथ होता, और अपने को आउटपुट में क्या मिलता, आउटपुट में अपने को 5 मिलता। स्क्रीन पे 2 इनपुट देते तुम और आउटपुट में 5 मिलता। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है कि तुम जो इनपुट दिमाग को भी दोगे तो तुमको तुम्हारा आउटपुट भी मिलेगा। वैसे तुम लोगों को, वैसे कंप्यूटर को भी, कंप्यूटर के अंदर भी छोटा सा दिमाग है। लेकिन मैं हमेशा एक थॉट बोलता हूँ, मेरे जीमेल पर भी है कि क्या है वो, चलो ये कोड कंप्यूटर के, ये कोड बहुत फेमस है। कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर इज इनक्रेडिबली फास्ट, एक्यूरेट एंड स्टूपिड।
फास्ट है उन्हें, एक्यूरेट भी बहुत है उन्हें, लेकिन बददिमाग है, स्टूपिड है, कुछ चीज नहीं समझ, उन्हें कुछ खुद से खरीद नहीं सकता। खुद से कर सकता है कंप्यूटर, उसको बताना पड़ेगा तो करेगा। उन्हें फास्ट है और एकदम सही है, जो तुम बोलेंगे वो करेगा उन्हें, लेकिन उन्हें उन्हें खुद से कुछ नहीं कर सकता। उन्हें इंसान नहीं है, उन्हें इंसान नहीं है। और इंसान क्या है? इंसान क्या है? इंसान भले ही स्लो है, उन्हें फास्ट होगा। इंसान भले ही स्लो है, इनएक्यूरेट है, कभी सही नहीं हो सकता इंसान, हाँ, कभी सही नहीं हो सकता। और लेकिन इंसान क्या है? ब्रिलियंट है, अशरफुल मखलूकात है, सबसे ज्यादा जहन वाला है। तो अब ये दोनों का जब कॉम्बाइनेशन हो गया, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो गया या मैरिज हो गई, तो हम लोग बहुत बियॉन्ड इमेजिनेशन जा सकते हैं। हम लोग बियॉन्ड इमेजिनेशन जा सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो। इसीलिए कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता, भले ही वो फास्ट और एक्यूरेट हो, अपने को उसको बताना पड़ता। तो अपने को बताने के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझती? बाइनरी लैंग्वेज समझती कंप्यूटर। कंप्यूटर को खाली 0 और 1 समझती। 0 और 1 क्यों समझती? डेवलप उस फॉर्म में किया। और 0 और 1 क्यों समझता कंप्यूटर को? कंप्यूटर को कुछ भी नहीं समझता, सिर्फ 0 और 1 समझता। ये बात तो सही है। 0 और 1 क्यों समझता कंप्यूटर को? 0 और 1 क्यों समझता है कंप्यूटर को? जीरो और 1 क्यों समझता है कंप्यूटर को? 0 और 1 कब ईजाद हुआ? जब ना इलेक्ट्रिसिटी बनी। इलेक्ट्रिसिटी बनी ना, तब ईजाद हुआ। तो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर या एक छोटा सा बटन, उसमें अगर करंट पास करे तो वो हो जाता 1, और उसको करंट निकाल दिए वो हो जाता 0। तो करंट पास होना बोले तो उसको 1 मिलता। तो कंप्यूटर खुद कुछ नहीं करता, वहां पे छोटे छोटे जो बारीक 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 ट्रांजिस्टर है, उसके अंदर छोटा सा करंट पास करते हैं ये लोग, तो उन्हें क्या हो जाता? 1। करंट छोड़ दे, निकाल देते 0। ऑन ऑफ, लाइट का बल्ब चालू कर रहे बोले तो ऑन हो रहा, ऑन हो रहा बोले तो क्या हो रहा है? वो बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही, बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही, तो क्या हो रहा? उन्हें 1 हो रहा। जैसे तुम ऑफ कर दे रहे, उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, उन्हें क्या हो जा रहा? 0। तो ऐसे लाखों ट्रांजिस्टर है कंप्यूटर के अंदर, वो 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, इतना बड़ा। एक इमेज डालोगे तो वो भी 0 और 1 ही है। तुम जो इमेज देख रहे तुम्हारे मोबाइल में, कंप्यूटर में, वो भी क्या है? इन द एंड जो तुम्हारे प्रोसेसर को जाती है वो 0 और 1 के फॉर्म में जाती है। और जब 0 और 1 के फॉर्म में वो जाती है उसको, तो वो क्या होता है? उसके ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करती है अकॉर्डिंगली। लाखों ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करती है अकॉर्डिंगली। समझ रहे हो? तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज से बात करना पड़ेगा, कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज से बात करना पड़ेगा। इसीलिए कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज बोले तो 0 और 1 सीखना पड़ेगा। तो अभी अपन थोड़ा सा 0 और 1 देखेंगे आगे। ये समझा? और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये पूरी तरह। ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम क्या रहता? प्रॉब्लम्स में क्या रहता है? कुछ तो भी अपने को इनपुट मिलता और कुछ तो भी अपन आउटपुट देते। जैसा कि अभी घर का एग्जांपल ले लिए, तो तुमको बनाना है चिकन बिरयानी, तो तुमको इनपुट क्या क्या लगेगा? मसाला, चावल, चिकन, जो भी है, ये सब चीजें तुमको एज अ इनपुट लगेगा। ये सब चीजें तुम लोगों को क्या लगेगा? एज अ इनपुट लगेगा। आवाज बहुत वापस हो रहा है क्या ये? तुमको भी आ रहा है ये कि इसको भी आ रहा है? इको आ रहा है? क्योंकि दूसरे मोबाइल्स में इको नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक बच्चा मोबाइल रिएक्ट में इको बहुत ज्यादा आ रहा ऐप में इको आ रहा है। हाँ बहुत ज्यादा इको आ रहा ठीक है, शुरू तो तुम अभी के लिए वो गूगल मीट में ज्वाइन करो।
आपको नहीं आना चाहिए था। ठीक है, to outputs. Now, in the world of computers specifically, we need to decide in advance how we represent these inputs and outputs. We all just need to decide whether it's Macs or PCs or phones or something else that we're all going to speak. कि मैंने क्या एग्जांपल दे रहा था तुम लोगों को कि तुमको प्रॉब्लम एक है कि तुमको बिरयानी बनाना है। अब बिरयानी बनाना है तो प्रॉब्लम है, ये तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ अपने को इनपुट्स लगेंगे और कुछ ना कुछ अपने को आउटपुट मिलेंगे। आउटपुट तो अपने को पता है बिरयानी मिलेंगी, लेकिन बिरयानी कैसी मिलेंगी वो तुम्हारे इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले तो तुमको इंग्रेडिएंट्स होना पूरे, चावल, मसाले, बिरयानी, जो भी दही एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके बाद तुमको कुछ तो भी करना पड़ता। खाली वो रखे रहे तो थोड़ी ना तुमको बिरयानी मिल जाती, बराबर। उसके बाद तुमको कुछ तो भी करना पड़ता उसके साथ। तो वो जो बीच का बॉक्स बता रहे ना हम लोग, ये बीच का बॉक्स जो है वो कुछ तो भी करने की वाली चीज है। कुछ तो भी करना पड़ता बोले तो कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना पड़ता। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना पड़ता। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बोले तो क्या है, हर बिरयानी का अलग अलग इंस्ट्रक्शन है स्टेप बाय स्टेप। किसी में पहले मसाले मिक्स करके बिरयानी को रख देते, फिर बाद में तेल डालते पहले, तो फिर बाद में तेल के अंदर मसाले डालते। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप। फिर मसाले के बाद उसको जो भी हीट करने रखते, और फिर बाद में उसमें चावल डालते, फिर गोश्त डालते, जो भी डालते। तो ये क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो तुमको फॉलो करना पड़ता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलेंगे अपन? एल्गोरिथम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम्स बोलेंगे। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट वी नीड टू फॉलो टू गेट द आउटपुट। जो आउटपुट चाहिए वो मिलने के लिए हमको जो भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं उसको क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम बोलेंगे। और ये एल्गोरिथम का काम जो है ये बीच में होगा, ये जो है ये बीच में होगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। Some common language, irrespective of our human languages as well. And you may very well know that computers tend to speak only what language, so to speak. Assembly 1, but binary 2 might be your go-to, and binary, by implying 2, means that the world of computers has just 2 digits at its disposal, 0 and 1. And indeed, we humans have many more than that, certainly not just zeros and ones alone, but a computer indeed only has zeros and ones, and yet somehow they can do so much. They can crunch numbers in Excel, send text messages, create images and artwork and movies and more. And so how do you get from something as simple as a few zeros, a few ones, to all of the stuff that we're doing today in our pockets and laptops and desktops? Well, it turns out that we can start quite simply. If a computer were to want to do something as simple as count, well, could it do? Well, in our human world, we might count doing this, like 1, 2, 3, 4, 5, using so-called unary notation, literally the digits on your fingers, where one figure represents one person in the room, if I'm, for instance, taking attendance. Now, we humans would typically actually count 1, 2, 3, 4, 5, 6, and we'd go past just those 5 digits and count much higher using zeros through nines, but computers somehow only have these zeros and ones. So if a computer only somehow speaks binary, zeros and ones, how does it even count past the number 1? Well, here are 3 zeros, of course, and if you translate this number in binary, 0, 0, 0, to a more familiar number in decimal, we would just call this 0. Enough said. If we were to represent with a computer the number 1, it would actually be 0, 0, 1, which, not surprisingly, is exactly the same as we might do in our human world, but we might not bother writing out the 2 zeros at the beginning. But a computer now, if it wants to count as high as 2, it doesn't have the digit 2, and so it has to use a different pattern of zeros and ones, and that happens to be 0, 1, 0. So this is not 10 with a 0 in front of it, it's indeed 0, 1, 0 in the context of binary, and if we want to count higher now than 2, we're going to have to tweak these zeros and ones further to get 3. And then if we want 4, or 5, or 6, or 7... तो ये नंबर्स तुम लोग कैसे करोगे? अभी अपने उसमें इंग्लिश में कितने नंबर्स, मतलब अपने ह्यूमन में कितने नंबर्स हैं? 0 से 9, 0 से 9। अभी 9 तक ठीक था। 9 तक एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं? यूनरी नंबर सिस्टम्स बोलते हैं। यूनरी बोलते हैं, हाँ यूनरी बोलते हैं शायद, या डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। चलो डेसिमल नॉर्मल है, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं हम लोग। डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं ना इसको। क्यों डेसिमल बोलते हैं?
10 नंबर से, इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं अपन इसको, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब प्रॉब्लम डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों ना 10 है, क्योंकि वो 0 से 9 तक ही चालू होता है, लेकिन हमारे पास फिर सिर्फ 9 नंबर है। अब 9 नंबर से हम लोग लाखों करोड़ों कैसे गिन लेते हैं? कॉम्बिनेशन से गिनते हैं, कॉम्बिनेशन से गिनते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे गिनते हैं? मतलब अभी जैसे 10 आ गया तो 1 और 0 ले लेते हैं अपन, और फिर 1 और 1 ले लेते, 1 और 2 ले लेते तो 12 हो जाता, 1 और 3 ले लेते तो 13 हो जाता। वैसी आप कंप्यूटर के पास क्या है तुम बताओ मेरे को? कंप्यूटर के पास तो 2 है भाई, हमारे पास तो भी 10 थे, इनके पास 2 है, 0 और 1 ही है। तो अब इनके कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो अपन क्या कर रहे थे, जैसे ही हमारा डिजिट खत्म हो जा रहे थे तो हम क्या हो जा रहे थे, एक डिजिट से हम 2 डिजिट पे हो जा रहे थे। हम क्या हो जा रहे थे, एक डिजिट से क्या हो जा रहे थे, हम 2 डिजिट पे हो जा रहे थे। वंस प्लेस से हम लोग टेंस प्लेस पे चल जा रहे थे। जब बचपन में अपन पढ़ते हैं ना, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, 1000 प्लेस, कैसे होता हो, क्यों होता हो? क्योंकि हमारे पास काउंटिंग के लिए चीजें खत्म हो गई। मतलब 0 से 9 तक ही थे हमारे पास, 10 नंबर आ गया तो क्या करूंगा मैं, क्या कर रहा हूं मैं, एक एक्स्ट्रा डिजिट बढ़ा दे रहा हूं, एक एक्स्ट्रा डिजिट बढ़ा। तो जब मैं एक एक्स्ट्रा डिजिट बढ़ा दे रहा हूं तो मेरे को ताकत भी फिर से लिमिटेशन आ जा रहा है। मैं 99 तक ही ले सक रहा, मैं 99 तक ही काउंट कर सक रहा। अगर मैं 2 डिजिट का नंबर बोल रहा हूं तो 99 तक ही काउंट कर सक रहा। अब वापस 100 आ गया तो वापस क्या करना पड़ रहा है मेरे को, एक डिजिट बढ़ाना पड़ रहा है, एक डिजिट बढ़ाना पड़ रहा है। वैसी ही अभी ये नंबर 1 वाज इजी, नंबर 1 वाज इजी, नंबर 0 1 लिख दूंगा तो 1 हो गया। 0 बोलने का है मेरे को तो ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। 1 बोल रहा हूं तो मैं, ये 1 हो गया कंप्यूटर के वास्ते, क्योंकि इसके पास 0 और 1 ही है। अब 2 तो है नहीं उसके पास, तो उसको समझता भी नहीं क्या रहता, उन्हें कभी देखा ही नहीं 2। तो अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे अपने को? अभी मेरे पास यहाँ पे एक ही डिजिट था, यहाँ पे मेरे पास एक ही डिजिट था, 0 और 1 एक ही डिजिट था। अब वहां पे कैसा मेरे पास डिजिट खत्म हो गए तो मैंने क्या करा, डिजिट बढ़ा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर, अगर मैं 1 0 लिखूंगा तो इसको बोलेंगे 2, अगर मैं 1 1 लिखूंगा तो इसको बोलूंगा मैं 3। अगर कंप्यूटर को अब तुमने एक दोनों ट्रांजिस्टर के दोनों बल्ब को करंट दे दिए, मतलब तुमने 1 1 दे दिए, 1 1 दे दिए, तो उसको क्या समझेगा, अच्छा 3 मिला मेरे को। तो ह्यूमन को उन्हें दिखाता टाइम पे 3 दिखाएंगे, समझ रहे हो? तो ऐसा वर्क करते कैलकुलेटर वगैरह। तो अब ये ऐसा क्यों आया, अब क्यों आया, बोले क्यों आया ऐसा? अब जैसा अपन ने अपना जो डेसिमल नंबर सीरीज में 12 लिखना है तुमको, 12, ये 12 कैसे आया, 12 कैसे आया? कॉम्बिनेशन तो ठीक है, कैलकुलेशन कैसा हुआ इसका, कैसा कैलकुलेशन कैसा हुआ, क्या हुआ, 10 + 2 हुआ, 10 + 2 हुआ। मतलब ये जो 2 है, 2 कौन से प्लेस पे है, 2 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। और ये जो 1 है जो वो कौन सा है, टेंस प्लेस पे है। ये जो 1 है ये क्या है, वंस प्लेस पे है। और सॉरी, जो 2 है वो क्या है, 1 प्लेस पे है। और 10 क्या है, 1 क्या है, टेंस प्लेस में। तो क्या होता कि, और इनका जो है ना, क्योंकि अपने पास 10 नंबर्स है तो इनके 10 टू द पावर मल्टीप्लाई होता। तो पहला जो होता 2 × 10 टू द पावर 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 10 टू द पावर 0, और 10 × 10 × 10 × 10 टू द पावर 1, 10 × 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1। तो 10 टू द पावर किसी के ऊपर भी अगर पावर 0 रहेगा तो वो होता 1, किसी के भी ऊपर पावर अगर 0 रहेगा
तो मैथमेटिक्स के नोटेशन में होता वो 1। तो यहाँ पे नीचे क्या हो रहा, इक्वल टू, अब ये 10 टू द पावर 1 बोले तो पावर पे, हाँ, 10 टू द पावर 2 बोले तो 100, 10 टू द पावर 3 बोले तो 1000, 1 के बाद 3 जीरो। समझ रहा है क्या ये मैथमेटिक्स? अभी यहाँ पे 10 टू द पावर 1 बोले तो 10 हो रहा, 10 इंटू 10, सॉरी ये 1 है, हाँ ये 1 है, सॉरी ये यहाँ पे 1 है ना, ये 10 लिखा मैंने गलती से। ये क्या है, 1 है ना अपने पास, 1 इंटू 10 टू द पावर 1 और 2 इंटू 10 टू द पावर 0 बराबर 1 इंटू 10 टू द पावर 1 बोले तो 10 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0 बोले तो 1। तो ये क्या हो गया, 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। तो ये 12 कैसे बन रहा, ऐसे बन रहा, बराबर ऐसे बन रहा ना। और 10 टू द पावर इज क्यों लिए अपन ने, क्यों लिए, क्योंकि 10 डिजिट है हमारे पास, 10 डिजिट है इसलिए अपन ने 10 टू द पावर लिए, बराबर। अगर ये मेरा नंबर बड़ा रहता था तो 150 नंबर है, 151 नंबर है, तो ये क्या है, पहला वाला वंस प्लेस है, ये क्या है टेंस प्लेस है, ये क्या है हंड्रेड्स प्लेस है। हंड्रेड्स प्लेस बोले तो 10 टू द पावर 2, टेंस प्लेस बोले तो 10 टू द पावर 1, 1 बोले तो 10 टू द पावर 0, बराबर। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर कैलकुलेशन करे तुमने मैथमेटिकली, तो सबसे पहले 1 इंटू 10 टू द पावर 0 बोले तो 1 प्लस 5 है ना मेरा नंबर, 5 इंटू 10 टू द पावर 1 बोले तो 10 प्लस 10 टू द पावर 2 बोले तो 100 इंटू, और ये क्या है मेरा 1, तो फिर क्या होगा 100 प्लस 50 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो रहा मेरा 151। समझ रहा है ये 151 क्यों लिख रहे तुम, तो 151 कहां से आ रहा पता चल रहा, ऐसा कैलकुलेशन हो रहा। अब फिर बाइनरी में कैसा, फिर 10 क्यों लिए थे अपन ने, 10 डिजिट थे। अब यहाँ पे अपने पास कितने डिजिट है, 2 है, बाइनरी में 2 डिजिट है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी जैसा कि ये 3 1 और 1 3 क्यों आया, क्योंकि अपन ने 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 लिए। यहाँ पे कैसा 10 टू द पावर 0 ले रहे थे, अब यहाँ पे 2 टू द पावर 0 लेंगे, 2 डिजिट है ना हमारे पास, वहां पे 10 डिजिट थे इसीलिए 10 टू द पावर ले रहे थे, बराबर सही है क्या नहीं है। तो अब 2 टू द पावर 0 बोले तो 1 इंटू 1 और 2 टू द पावर 1 बोले तो 2, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 1, ये क्या हो गया 3, इसीलिए ये 3 है, इसीलिए ये 1 और 1 इसीलिए 3 है। 1 और 0 2 क्यों है, 1 और 0 2 क्यों है, देख लो कैलकुलेट कर लो, ये 1 और 0 2 क्यों है, 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1, 1 इंटू 2 टू द पावर 1 बोले तो ये 2 टू द पावर 1 बोले तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 टू द पावर 0 बोले तो 1, लेकिन 1 इंटू 0 बोले तो 0, किसको भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 चेंज आओ, बराबर। तो ये क्या हो रहा 2 हो रहा, सही है। ऐसे फिर अंदो हजारों, जैसे अभी 3 के बाद 4 तो बैठता नहीं, अब 4 कैसा बैठेगा, 1 1 हो गया ऑलरेडी, 1 1 हो गया बोले तो 99 तक पहुंच गए तुम उधर के हिसाब से, बराबर। अपने को क्या करना पड़ेगा, वापस से अब एक और डिजिट बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर तुमको 4 लिखना पड़ेगा तो 1 1 0 0 लिखेंगे तुम, तो वो होगा 4, क्योंकि ये 3 तक ही आखिरी बार काउंट कर सकता है। अब तुम बोलोगे कि ये कैसा हो और 3 तक ही क्यों, क्योंकि
99 तक क्यों? वापस पूछो 99 तक क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर 2 कर दे रहे अपन, 2 कर दे रहे बोले तो 100 हो जा रहा हो, तो 100 हो जा रहा बोले तो 100 तक ही काउंट कर सक रही गाँव ने। वैसे यहाँ पे भी 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 बोले तो क्या हो रहा? 4 हो रहा, 4 हो रहा बराबर। तो 4 जो है 4 जैसी चाहिए तो नया डिजिट एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। बाद में 2 टू द पावर 3 रहेगा तो कितना होगा? 8। तो 8 के बाद अपने को और एक और डिजिट बनाना पड़ेगा बराबर। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द 4 4 टू द 8 8 तक ही जा सकता। जैसी 8 आ गया वैसी बढ़ाना पड़ेगा। फिर 8 के बाद 16 आ गया तो और एक डिजिट बढ़ाना पड़ेगा। 32 आ गया तो और एक डिजिट बढ़ाना पड़ेगा। 64। इसीलिए तुम्हारी मेमोरीज ऐसी क्यों है? क्यों नहीं वो 30 GB 20 GB 10 GB क्यों नहीं करते थे उन्होंने? क्योंकि कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी में या कंप्यूटर के बाइनरी सिस्टम में वैसा है। 10 टू द पावर तो 32 GB 64 GB 128 GB 256 GB, ये क्या है? पूरे 2 टू द पावर के कॉम्बिनेशन है। तुम नोटा गिनते टाइम 100 200 300, वैसे जीबी में भी 100 200 300 नहीं लेते तुम, क्योंकि कंप्यूटर की दुनिया में 100 200 300 नहीं है। 2 4 8 16 32 40 32 64 128 256 512 1028 है शायद। हाँ ऐसा जाते जाते हो आगे आगे। सर आपने कौन सा भी डिजिट लिया 50 और तो बाइनरी नंबर का यूज करना है। तो अभी तो पूरा मतलब वो इक्वेशन सॉल्व कर रहे तो सर आपने 0 और 1 रखा, वो बाइनरी नंबर का यूज करना है। हाँ मतलब कंप्यूटर को बाइनरी नंबर ही समझ में आता। तो तुम जो नंबर लिख रहे कैलकुलेटर पे, तुम 5 दबा रहे तो तुम 5 नहीं दबा रहे, 5 दबा रहे तो वो 5 जो है नंबर से कन्वर्ट हो रहा बाइनरी में और दिया जा रहा तुम्हारे कंप्यूटर के सीपीयू को बराबर। ये अंदर क्या हो रहा वो बता रहा हूं मैं। दिख रहा तो तुम्हारा 5, तुम तो ह्यूमन है, तुम तो टाइप कर रहे 5 की जो सीपीयू और ट्रांजिस्टर को वो 10110 के फॉर्म में जा रहा, तभी जाके उन्हें कैलकुलेशन कर पा रहा उसकी बराबर। मतलब इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो पता होना कि तुम जो नंबर्स वगैरह टाइप कर रहे हो वो ऐसा जा रहा अंदर, वैसा नेटवर्क में जा रहा है या कंप्यूटर पे जा रहा, वैसा जा रहा है। ठीक है। We're just kind of toggling these zeros and ones, aka bits, for binary digits that represent, via these different patterns, different numbers that you and I, as humans, know, of course, as the so-called decimal system, 0 through 9, dec implying 10 digits, those zeros through 9. So why that particular pattern? And why these particular zeros and ones? Well, it turns out that representing one thing or the other is just really simple for a computer. Why? At the end of the day, they're powered by electricity. And it's a really simple thing to just either store some electricity or don't store some electricity. Like, that's as simple as the world can get, on or off. 1 or 0, so to speak. So in fact, inside of a computer, a phone, anything these days that's electronic pretty much, is some number of switches, otherwise known as transistors. And they're tiny. You've got thousands, millions of them in your Mac or PC or phone these days. And these are just tiny little switches that can get turned on and off. And by turning those things on and off in patterns, a computer can count from 0 on up to 7 and even higher than that. And so these स्विचों को रखेंगे, एक पैटर्न में तुम स्विचों को रखोगे, तो अभी जैसा कि यहाँ पे ये स्विच है, मैंने ये 4 स्विच है, मतलब मैं अभी ये 4 स्विच है बोले तो 2⁻³ तक बना सकता, मतलब 8 नंबर्स बना सकता। मतलब मैंने पहले को 0 रखा, ऑन रखा, दूसरे को ऑफ रखा, तीसरे को 1 रखा, तो इस तरीके से मैं 8 डिजिट तक वहां पे जा सकता बराबर। तो इस तरीके से ये पूरे स्विचेस वगैरह क्या है कंप्यूटर में, इधर बड़ा दिखा रहा तुम्हारे को, अंदर बहुत टाइनी बारीक है। Switches, really, you can think of being as like switches like this. Let me just borrow one of our little stage lights here. Here's a light bulb. It's currently off. And so I could just think of this as representing a switch representing 0. But if I allow some electricity to flow, now I in fact have a 1. Well, how do I count higher than 1? I, of course, need another light bulb, so let me grab another one here. And if I put it in that same kind of pattern, I don't want to just do this. That's sort of the old finger counting way of unary, just 1, 2. I want to actually take into account the pattern of these things being on and off. So if this was 1 a moment ago, what I think I did earlier was
I turned it off and let the next one over be on, aka 0, 1, 0. And let me get us a third bit, if you will, and that feels like enough. Here is that same pattern now, starting at the beginning with 3. So here is 0, 0, 0. Here is 0, 0, 1. Here is 0, 1, 0, aka in our human world of decimal, 2. And then we could, of course, keep counting further. This now would be 3, and dot, dot, dot. If this other bulb now goes on, and that switch is turned, and all 3 stay on, this again was what number? Okay, so 7. So it's just as simple. 1 1 1 7 क्यों होगा? 2 into 2 raised to 1 and 2 raised to 2. अब सबसे पहले 2 raised to 0 बोले तो 1, वहां पे 2 raised to 2, 1 plus 2 3, और 2 raised to यहाँ पे 2 आया, मतलब 4, 4 plus 2 plus 1, मतलब कितना हुआ? 7. तो ये 1 1 1 बोले तो क्या होता? 7. बराबर है? Relatively as that, if you will. But how is it that these patterns came to be? Well, these patterns actually follow something very familiar. You and I don't really think about it at this level anymore because we've probably been doing math and numbers since grade school or whatnot. But if we consider something in decimal, like the number 123, I immediately jump to that. This looks like 123 in decimal. But why? It's really just 123 देखते हो, बोलते हो कि 123 है. क्यों 123 है? ये कभी किसी ने पूछा क्या आपने? कि 123 जो तुम्हारे नंबर दिख रहा, वो क्यों 123 है? 3 symbols, a 1, a 2 with a bit of curve, a 3 with a couple of curves that you and I now instinctively just assign meaning to. But if we do rewind a few years, that is 123 because you're assigning meaning to each of these columns. The 3 is in the so-called ones place, the 2 is in the so-called tens place, and the 1 is in the so-called hundreds place. And then the math ensues quickly in your head. This is technically 100 times 1 plus 10 times 2 plus 1 times 3, aka 100 plus 20 plus 3, and there we get the sort of mathematical notion we know as 123. Well, nicely enough, in binary, it's actually the same thing. It's just these columns mean a little something different. If you use 3 digits in decimal, and you have the ones place, the tens place, and hundreds place, well, why was that 1, 10, and 100? They're technically just powers of 10. So 10 to the 0, 10 to the 1, 10 to the 2. Why 10? Decimal system, dec, meaning 10. You have 8 and 10 digits, 0 through 9. In the binary system, if you're going to use 3 digits, just change the bases if you're using only zeros and ones. So now it's powers of 2. 2 to the 0, 2 to the 1, 2 to the 2, aka 1 and 2 and 4, respectively. And if you keep going, it's going to be 8's column, 16's column, 32, 64, and so forth. So why did we get these patterns that we did? Here's your 0, 0, 0, because it's 4 times 0, 2 times 0, 1 times 0, obviously 0. This is why we got the decimal 1 into 0, number 1, 2 times 0, 1. यहाँ पे क्या हुआ? 0 0 0 बोले तो 1 into 0 0, 2 into 0 0, 3 into 4 into 0 0, तो वो क्या हो गया? 0 हो गया. 1 times 0, obviously 0. This is why 1 क्यों है? ये 0 0 1 1 क्यों है? क्योंकि 1 time 1 into 1 1 और 0 0. we got the decimal number 1 in binary. This is why अब ये 2 क्यों है? Same. 2 into 1 2 plus बाकी तो 0 0 है दोनों तरफ. we got the number 2 in binary because it's 4 times 0 plus 2 times 1 plus 1 times 0. And now 3. 3 क्यों है? 2 times 1 बोले तो 2, 1 times 1 बोले तो 1, 2 plus 1 3. तो 0 1 1 लिख दिया मैंने, तो समझ जाना 3 है वो. And now 4. And now 5. ये 4. 5. And now 6. And now 7. And of course, if you wanted to count as high as 8, to be clear, अब ये 8 करने का तो एक बड़ा like, what do you have to do? What does a computer need to do to count even higher than 7? Add a bit, add another light bulb, another switch, and indeed, computers have standardized just how many zeros and ones or bits or switches they throw at these kinds of problems. And in fact, most computers would typically use at least 8 at a time.
अभी मतलब सबसे पहले जब जनरली जब तुम्हारा कंप्यूटर, अभी तो 64 बिट के कंप्यूटर आ चुके हैं, मतलब बहुत बहुत लंबा वर्ड सपोर्ट करते हो. And even if you're only counting as high as 3 or 7, you would still use 8 and have a whole bunch of zeros, but that's okay because the computers these days certainly have so many more, thousands, millions of transistors and switches that's quite okay. All right, so with that said, if we can now count as high as 7 or frankly as high as we want, that only seems to make computers useful for things like Excel, like number crunching. But computers, of course, let you send text messages, write documents, and so much more. So how would a computer represent something like a letter, like the letter? ये हो गया नंबर, ठीक है. नंबर तो समझ ही आऊंगा आपको कि उन्हें बाइनरी में कर रहा, कन्वर्ट कर रहा 0 और 1 में और कर दे रहा. अब लेटर का क्या? हमारे पास नंबर थोड़ी है, सारी ह्यूमन में थोड़ा नंबर थोड़ी है. हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बोले तो हमारे पास लेटर्स है. हमारे लैंग्वेज के, इंग्लिश के अलग लेटर्स है, उर्दू के अलग लेटर्स है, मराठी के अलग लेटर्स है, चाइनीज के अलग लेटर्स है, जर्मन के अलग लेटर्स है. वो क्या करेंगे कंप्यूटर? तब क्या करेंगे कंप्यूटर? और बहुत कुछ है हमारे पास, इमेजेस वगैरह वो है, वो तो बाद में छोड़िए. लेकिन अभी एटलीस्ट ए टाइप कर रहे तुम कीबोर्ड पे, तो कंप्यूटर को ये कैसे समझ में आ रहा कि वो एच है? ये टाइप कर रहे तुम लोग, तो ये कैसे समझ में आ रहा है बताओ? समथिंग कुछ तो भी कोड दिया हुआ है, जैसा फॉर एग्जांपल 01000 64 बिट होने की वजह से, तो एक का जैसे कुछ इनपुट दे रहे तो आउटपुट में ए आ रहा है. नहीं, हाँ ठीक है ना, ये बात भी सही है, ठीक है. हाँ, तो ये एक सही है आपका, एक ये भी एक चीज कि अपन क्या कर रहे हैं, कुछ आउटपुट में ये आ रहा है, मतलब फॉर्म. ठीक है, मैं बोलता हूँ, ठीक है, ये सब ठीक था. तो एक कुछ ग्रुप ऑफ लोगों ने आए साथ में, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, जो वो टाइम के कंप्यूटर्स जिसने बनाया था वगैरह, वो लोग साथ बैठे ऐसा कॉन्फ्रेंस लिए, साथ बैठे और बोले कि यार कंप्यूटर को तो 0 और 1 पता चलता, लेकिन हमको कुछ तो भी स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा ABCD समझाने के वास्ते. कंप्यूटर को तो खाली अभी करंट आ रहा और जा रहा इतना समझता, उसी वजह से हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो 0 और 1 हो रहा, समझ रहे हो? तो फिर बाद में वो लोग बैठे, कंप्यूटर मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स बैठे टुगेदर और एक स्टैंडर्ड बनाए. स्टैंडर्ड बनाकर ये बोले कि अपन क्या करते, 52 है ना, 52 को ए बोल देते, 53 है ना उसको बी बोल देते, 54 है ना, और ये पूरी दुनिया ने इसको फॉलो करना. इसको बोलते आस्की चार्ट. इसको क्या बोलते? सब लोग अपने अपने मोबाइल में आस्की चार्ट गूगल करो, आस्की टेबल या आस्की चार्ट. तो इन लोग ने क्या करा कि बॉस ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनको तो 0 और 1 ही समझने आने वाला है कंप्यूटर को. तो इसको उन्होंने क्या करा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये कमिटी बनाई इन्होंने. ऐसे वहां के वो टाइम के जब कंप्यूटर बना या ट्रांजिस्टर्स बना, वो लोग एक साथ बैठे और उन्होंने क्या किया कि हर एक नंबर को एक मीनिंग दिया उन्होंने. मतलब अगर अपन ये उनका चार्ट देखेंगे तो ये देखो, कैपिटल ए 65 पे है. मतलब उन्होंने बोला कि कैपिटल ए बोले तो 65, एट द रेट तुम टाइप कर रहे तो 64. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की. ये भी कभी कभी इंटरव्यू का क्वेश्चन रहता है, आस्की टेबल क्या है, या तुमको ये बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि ये तुमको पता होने चाहिए एज अ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स. या तो इन्होंने क्या बोले कि हम लोग आस्की चार्ट बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते बोले तो 65 को हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए, 66 को बोलेंगे कैपिटल बी. फिर स्मॉल ए अगर तुम्हारा लिखना है, कंप्यूटर को बोलना है कि मैंने स्मॉल ए टाइप किया तो 97 देना पड़ेगा. तो अब मेरे को 97 को बाइनरी में कन्वर्ट करके अगर कंप्यूटर को दूंगा मैं, तो उन्हें समझेगा कि वो सी है.
अभी मसला आ जाता है ये कि 97 तो नंबर भी हो सकता है यूजर टाइप करा हुआ, या 94 तो ये भी हो सकता, कैरेक्टर भी हो सकता, कैरेक्टर या लैंग्वेज का स्ट्रिंग भी हो सकता, अल्फाबेट भी हो सकता, कैरेक्टर बोलते हैं इसको जनरली, कैरेक्टर भी हो सकता, नंबर भी हो सकता, बराबर। उसको कैसा करेंगे? उन्होंने क्या करे, एक एक्स्ट्रा बिट साइड में रखे, एक एक्स्ट्रा बिट साइड में रखे, उसको क्या बोले कि अगर वो बिट ट्रू रहा तो तू उसको नंबर समझ, अगर वो बिट फॉल्स रहा तो उसको कैरेक्टर समझ। समझ रहे हो? मैं 95 दे रहा कंप्यूटर को, लेकिन 95 के साथ एक और एक्स्ट्रा चीज दे रहा, कि एक और एक्स्ट्रा बिट दे रहा कि 1 2 3 मतलब 0 1 0 ऐसा कुछ तो भी दे रहा उसको। ये आखिरी के 4 चीजें तू चेक करेगा कंप्यूटर, और इसमें अगर 101 रहा या कुछ तो भी रहा तो ये इसको कैरेक्टर समझ ले या डेटा टाइप को समझ लो। तो ये एक ASCII टेबल बनाया उसने। Letter A of the English alphabet. If at the end of the day all they have is switches. Any thoughts? Yeah. Okay, so we could represent letters using numbers. Okay, so give me, what's a proposal? What number should represent what? Perfect. Yeah, we just all have to agree somehow that one number is going to represent one letter. So 1 is A, 2 is B, 3 is C, Z is 26, and so forth. Maybe we can even take into account uppercase and lowercase. We just have to agree and sort of write it down in some global standard. And humans indeed did just that. They didn't use 1, 2, 3. Turns out they started a little higher up. Capital A has been standardized as the number 65. And capital B has been standardized as the number 66. And you can kind of imagine how it goes up from there. And that's because whatever you're representing ultimately can only be stored at the end of the day as zeros and ones. And so some humans in a room before decided that capital A shall be 65, or really this pattern of zeros and ones inside of every computer in the world. 0, 1, 0, 0. 0001. So if that pattern of zeros and ones ever appears in a computer, it might be interpreted then as indeed a capital letter A, 8 of those bits at a time. But I worry, just to be clear, we might have now created a problem. It might seem, if I play this naively, that, okay, how do I now actually do math with the number 65? If now Excel displays 65 as an A, let alone B's and C's. So how might a computer do as you've proposed, have this mapping from numbers to letters, but still support numbers? It feels like we've given something up. Yeah? By having a prefix? Okay, so we could perhaps have some kind of prefix, like some pattern of zeros and ones. I like this, that indicates to the computer, here comes another pattern that represents a letter, here comes another pattern that represents a number or a letter. So not bad, I like that. Other thoughts? How might a computer distinguish these two? Yeah. Indeed, and that's spot on. Nothing wrong with what you suggested, but the world generally does just that. The reason we have all of these different file formats in the world, like JPEG and GIF and PNGs and Word documents, .docx and .excel files and so forth, is because a bunch of humans got in a room and decided, well, in the context of this type of file, or really more specifically, in the context of this type of program, Excel versus Photoshop versus Google Docs or the like, we shall interpret any patterns of zeros and ones as being maybe numbers for Excel, maybe letters in like a text messaging program or Google Docs, or maybe even colors of the rainbow in something like Photoshop and more. So it's context dependent, and we'll see when we ourselves start programming, you, the programmer, will ultimately provide some hints to the computer that tells the computer interpret it as follows. So similar in spirit to that, but not quite as standardized with these prefixes. So this system here actually has a name, ASCII, the American Standard Code for Information Interchange. And indeed, it began here in the US, and that's why it's actually a little biased toward A's through Z's and a bit of punctuation as well. And that quickly became a problem, but if we start simply now, in English, the mapping itself is fairly straightforward. So if A is 65, B is 66,
and ... Suppose that you received a text message, an email from a friend, and underneath the hood, so to speak, if you kind of looked inside the... क्या है ये 72 73 33? एक ईमेल आया तुमको जिसके अंदर लिखा हुआ है 72 73 से 33 वेरिफिकेशन 72 बोले तो क्या है आस्की में? आस्की में 72 बोले तो क्या है? H 73 बोले तो और 33 बोले तो एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अगर तुमको कोई ईमेल के अंदर ऐसा 72 73 33 लिख के आया, मतलब उन्होंने हाय भेजा तुमको। कंप्यूटर को अगर ये एज अ टेक्स्ट है बोल के भेजे अपन ने, एज अ टेक्स्ट है बोल के, मतलब अभी तुमको डेटा टाइप का जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, तुम डेटा का टाइप क्या है, डेटा टाइप अगर टाइप इंटीजर है तो उन्हें नंबर लेगा कंप्यूटर। डेटा का टाइप अगर कैरेक्टर या स्ट्रिंग है तो उन्हें क्या समझेगा, ये 72 73 और 33। अगर तुमने बोले कैरेक्टर डेटा टाइप के वास्ते तुमने 72 73 33 बोले तो उन्हें क्या करेगा कंप्यूटर, ऑटोमेटिकली उसको आस्की के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा, आस्की चार्ट को देख के कन्वर्ट करेगा। तो इससे उन्हें डिफरेंशिएट करेगा। कैसे डिफरेंशिएट करेगा कंप्यूटर? डेटा टाइप के थ्रू, डेटा टाइप के थ्रू डिफरेंशिएट करेगा कंप्यूटर कि ये 72 में को नंबर लेने का, कि ये 72 को में को एच लेने का। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ABCD अल्फाबेट्स कंप्यूटर अपने रिप्रेजेंट करता। कैसे करता? क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि बॉस 72 को हम एच बोलेंगे, 73 को हम आई बोलेंगे, या वो पूरे चार्ट में हमने पूरा लिस्ट डाउन कर दिया। लेकिन एक टाइम आया कि अभी क्योंकि आस्की चार्ट जो है वो 32 बिट का ही था, 32 बिट का था, 8 बिट का था। आस्की चार्ट जो है 32 बिट का, मतलब उसमें 256 ही बैठ सकते थे कैरेक्टर्स। मतलब एक्चुअल में तो 128 128 बोले तो एट बिट का था। आस्की चार्ट जो था ना वो 8 बिट का था। 8 बिट बोले तो 8 बिट बोले तो उसमें 8 बिट बोले तो 8 बार 11111 लिखो तुम, 8 बार 8 टाइम्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 हाँ 8 बार लिख दिया मैंने। तो अब इसका कैलकुलेशन करो, 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 2⁻5 2⁻6 2⁻7 2⁻7 बोले तो क्या रहता, उसका एडिशन करो, उसका एडिशन करो, सबका एडिशन करो तो क्या आएगा 128 आएगा, 127 आएगा, 128 लिखने का तो तुमको एक बिट एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। तो एक जो भी डिजिट एक्स्ट्रा बढ़ा रहे उसको क्या बोलते हैं अपन, एक बिट बोलते। मतलब खाली पहले क्या था, पहले 0 और 1 बोले तो एक ही बिट, जैसे 2 आ गया तो अपने को क्या करना पड़ा, 2 बिट लेना पड़ा, मतलब 2 डिजिट लेना पड़ा बाइनरी के। जैसे 7 आ गया अपने को 3 डिजिट लेना पड़ा, फिर ऐसा अपन जाते गए 4 बिट। तो ये 8 बिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें 0 से 127 तक की वैल्यूज बैठ सकते थे। तो वो आस्की चार्ट जो पहले बहुत स्टार्टिंग में बना था तो उसके पास खाली लिमिटेशन था कि उन्हें 0 से 127 तक ही दे सकता था, 0 से 127 तक ही दे सकता था। तो ये इसीलिए आस्की कैरेक्टर में सिर्फ 127 तक ही है। मतलब यहां तक तो ठीक है, अरे मेरे पास इंग्लिश थोड़ी है, मेरे पास अरबिक है, उर्दू है, मराठी है, चाइनीज है। चाइनीज में तो बहुत ज्यादा लेटर्स हैं, उनको कहाँ, उनको कैसे समझाऊंगा कंप्यूटर को। तो ये आस्की चार्ट स्टार्टिंग में ठीक था ABCD वगैरह के लिए,
उसके बाद एक और बड़ा चार्ट आया जो बहुत बड़ा बिट सपोर्ट करता था, क्योंकि ये उसके बाद यूनिकोड उसमें एक और फिर आया यूनिकोड। ठीक है, एक्चुअली अपन टाइम से वो हो गए, हम लोग यही आस्की के आगे कल से देखेंगे। तो ये हो गया, आज हमने देखा कि नंबर्स कैसा कंप्यूटर को समझ में आते हैं, और हमने आज देखा कि लेटर्स कैसे समझ में आते हैं कंप्यूटर को। इसके आगे का अपन कल देखेंगे। कल अपन ये देखेंगे कि इमोजीज जो है, तुम स्माइली भेज रहे हैं वो कैसा समझ में आ रहा है कंप्यूटर को, तुम्हारे पास जो फोटोज आ रहे हैं वो कैसे समझ में आ रहे हैं कंप्यूटर को, तुम्हारा वीडियो चल रहा ये कैसा समझ में आ रहा कंप्यूटर को। तो ये 3-4 चीजें देखेंगे और फिर बाद में हम लोग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है, या बीच में भी पूछ सकते थे। तुम अभी एग्जिट हुए ना?